सर पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ अभी पढ़ा रहे थे? हाँ 1:40 से हाँ 1:40 हो गए ना, उन्होंने बोल दिया 40। हाँ सर ने बोली थी, सर बोल रहे थे, उनको ही बोल देना। अच्छा हमारा मेरी फ्रेंड ने मेरे से पढ़ ली ना सुबह, तो वो पढ़ ली चल रही है तो बैठ गई। जूम में चालू कर भी अगला बोल रहे थे। तो अब क्या दे रहे हैं जूम में। हेलो, आवाज मेरा साफ आ रहा है सभी लोगों के पास में? यस सर। हाँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं वेट नहीं करूँगा ज़्यादा, टाइम हो जाता है, फिर टाइम एकदम क्लोज हो जाता है। तो मैं फिर से अगेन रिपीट यही कर रहा हूँ कि मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेटेड टू अकाउंटिंग पार्टनरशिप, है ना। दिस बोर्ड एग्जाम विल कम 30 मार्क्स। ओके, 30 मार्क्स का ये आता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या आप देख पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। हाँ, बस बता दिया करो, जिससे मुझे क्या पता पड़ जाता है कि मैं स्क्रीन पे ऑनलाइन आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं पता पड़ा। मैं बोलता रहूँ और आपको वो चीज नहीं दिखाई दे। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं ये आपको समझा रहा था कि किस तरीके से क्या क्या है और क्या आपको समझना है। तो स्क्रीन में मैं और लेके और बात करूंगा कि इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्या है, क्योंकि मैं काफी ये चर्चा भी इस बात पे कर चुका हूँ, काफी बार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है। तो रीजन यही है कि कोई बच्चे आज से जुड़े हुए हैं, कोई बच्चे पहले से जुड़े हुए थे। मैंने पास्ट एडजस्टमेंट तक फिनिश करा दिया था, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश आप नहीं ज्वाइन हो पाए। तो मैं फिर से आपको और बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फंडामेंटल। जो फंडामेंटल को लेके मैं बात करूंगा, तो फंडामेंटल मेन है ये आपका, है ना। फंडामेंटल अगर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ सकते। क्या स्क्रीन पे आपको स्टडी मटेरियल दिखाई दे रहा है जो मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ से? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। यस। अभी स्क्रीन में ब्लैंक होगी, ये आ गया? यस सर। क्या है बेटा? वेलकम टू ऑनलाइन। ओके, सो यू ऑल्सो वेलकम यू ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है ना, ये मेरा आईडी नंबर है, ये पासवर्ड है, सभी लोगों को मालूम है। जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको प्लीज उनको इन्फॉर्म करें या स्क्रीनशॉट लेकर के बता देना उनको। तो ठीक है ना? यस सर। यस सर। और विकास, ये चीज ध्यान देना है कि मैं काफी बार रिपीट कर रहा हूँ, आप उसका मौका पूरा फायदा उठाओ बेटा। लास्ट डे मैंने ये क्या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के रिलेटेड आपको फंडामेंटल से मीनिंग फॉर पार्टनरशिप को बताया था। क्या ये वाला पार्ट बोलते जाएं आप, जिससे में मालूम पड़ जाए कि यस या नो। जो भी आप जवाब यस या नो में दे दें। हालांकि काजल नहीं आएगी, लेकिन काजल के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। काजल है या रेणुका है? रेणुका, यस रेणुका, सुन पा रही हो? हेलो रेणुका? रेणुका नहीं है क्या ऑनलाइन? आवाज आ रही बेटा? हाँ सर, नहीं है वो। ये रेणुका नहीं है इसमें? वो भारद्वाज करके लिखा होगा, बॉबी भारद्वाज करके है कोई उसका, बॉबी भारद्वाज के नाम से है। हाँ सर है ना? ठीक है, तो वो आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही किसी कारण बस। ठीक है, तो आ रही है सर आवाज? आ रही है? हाँ बेटा, तो बोल दिया करो प्लीज। हाँ आ रही है। अरे आपके पास नहीं जा रही। हाँ आ गई, अब आ गई आवाज बेटा। तो क्या आवाज आ जाती तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ सारे बच्चे मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा मेरा छूटे, या जिसको मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ सब मेरे लिए एक समान है और सबको पास मेरा टीचिंग पहुंचना चाहिए। यस, तो स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बेटा, स्टार्टिंग से है। आज भी आप ज्वाइन हुए तो अगेन वेलकम, और मैं इसको चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पार्टनरशिप मैंने बताया था कि 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स में ये सबसे पहले थ्योरेटिकल कुछ पार्ट है, और इसमें 30 मार्क्स में देयर आर 6 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सो दिस इज द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल है।
तो सभी के अलग अलग मार्क्स हैं। तो जैसा मैंने कहा है कि ये 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर डिवाइडेड टू द 30 मार्क्स। बोर्ड एग्जाम्स में 30 मार्क्स का आता है। और यहाँ सबसे पहले इसका मीनिंग, ये सारी चीजें हमको समझ लेना है कि क्या इसका मीनिंग है, क्या कैसे क्या होता है। तो स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिखा हुआ है। तो मैं कल भी मैंने बताया था आपको, और जिन्होंने पढ़ लिया वो ध्यान दें, नहीं पढ़ पाए या नहीं सुन पाए तो वो ध्यान दें। तो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का मीनिंग आता है। तो पार्टनरशिप से मतलब ही आप मालूम है कि 11th क्लास में तो आप पढ़े ही होंगे और आपने सुना भी होगा कि पार्टनरशिप क्या है। वहां सारे आपने पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप भी पढ़ा था आपने, पार्टनरशिप भी पढ़ा था। सो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। यहाँ पर पार्टनरशिप के बीच में आपस में रिलेशन है, बिटवीन यानी आपस में रिलेशन है लोगों का। Who have the agreed, जो इस बात को लेकर के सहमत हुए हैं कि वो प्रॉफिट को बिजनेस में कैरी करेंगे और बिजनेस को किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा बिजनेस को चलाया जाता है। अब यहाँ पे ये क्या बात हुई कि किसी एक के द्वारा, ओनली वन। तो एनी वन का मीन्स ये हुआ कि कोई भी पार्टनर पैसा लगा सकता है फर्म में और वो उसका शेयर ले सकता है। ये एग्रीमेंट कैरी करा लेगा, इस बात को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, ऐसा रिलेशन है। तो ये इसका डेफिनेशन था। ये डेफिनेशन किसमें दिया है? ये एक्ट है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है। जो एग्जाम्स में 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो वो आपको याद करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में से ही आता है। अगर थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं आता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपको ये सारी चीजें आती हैं। तो ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स रिगार्डिंग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? अब हमें मालूम पड़ेगा कि पार्टनरशिप तो आप जानते हैं, क्या एक व्यक्ति अगर व्यापार को, बिजनेस को चलाता है तो क्या एक व्यक्ति या एक बिजनेसमैन क्या पार्टनरशिप बोला जा सकता है? क्या नो सर, नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अकेला तो नहीं होगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। तो यहाँ पर ये पहला फीचर से आ गया कि 2 और मोर पार्टनर, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ज्यादा बेटा कितने हो सकते हैं? ज्यादा को लेकर के जो उन्होंने बात किया था तो वो 50 थे, और ये 50 जो थे और मैक्सिमम 100 तक की भी सीमा कर दी है। अगर आपकी बात किसी कारण नहीं बनती है तो मैक्सिमम 100 तक भी कर सकती है। इसका एडजस्टमेंट अभी हाल में ही 2013 में यानी 2013 में एडजस्टमेंट किया गया था, अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पर 2013 में। और अगर आपसे ये पूछा जाए, ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो पार्टनर्स के नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, कि नंबर ऑफ पार्टनर्स को किस एक्ट में शो किया गया है या बताया गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, यस, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने लास्ट डे भी बताया था कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो 1932 में ये दिया गया है। लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ जो लेकर के हम बात कर रहे हैं वो नंबर किस में बताए गए हैं? कंपनीज एक्ट में। कौन सा एक्ट बेटा? कौन सा एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट में बताया गया है। अब कंपनी एक्ट कौन सा है? 2013। लेकिन ये सबसे पुराना अगर देखा जाए तो 1956 है, जो नाम से जाना जा सकता है। और इसका अमेंडमेंट 2013 में हुआ था, यानी नया तरीके से जब इसमें संशोधन होता है तो उसमें अमेंडमेंट करके 2013 में किया था, उसको बढ़ा करके 100 तक भी सीमा कर दी गई थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये नंबर ऑफ पार्टनरशिप को किस में बताया गया? तो आप बोलेंगे सर कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 में यहाँ पे नंबर्स ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में शो किया गया था। लेकिन हम ये पढ़ क्या रहे? हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन बता रहे हैं कंपनीज एक्ट में। यस, ये बात बिल्कुल सही है। ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को मालूम नहीं होती, कभी कभी बुक में भी नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये चीजें ऐसी सेपरेट पूछ ली जाती हैं क्योंकि प्राइवेट जितने भी ऑथर होते हैं या प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो बुक होती है उसमें कभी भी पूरा नहीं बताती है। सो आई एम एज पर लॉयर, इसलिए मुझे मालूम है, क्योंकि एक एक्ट है 1932 का, उसमें बताया गया, तो मैंने आपको ये भी शो कर दिया। आप वहां पर एमसीक्यू में लिख सकते हैं। आपको याद कर रहे हैं ये फंडामेंटल, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ,
इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अगला पॉइंट है एग्रीमेंट को लेकर के बात किया। किस बात को लेकर बात किया? एग्रीमेंट को लेकर के। अगला पॉइंट आया एग्रीमेंट। तो ये स्वाभाविक है कि एग्रीमेंट तो होगा ही। एग्रीमेंट का मतलब ये होगा इनके आपस में एग्री होना और एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट माने एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम सहमत करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दूसरे को प्रपोजल रखता है, उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसका एग्रीमेंट किया जाता है या आपस में अनुबंध किया जाता है, एग्रीमेंट करार किया जाता है, अनुबंध किया जाता है इस बात का कि हम लोग सभी लोग मिलकर बिजनेस को चलाने में सहमत हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड रूल्स एंड कंडीशंस। ऑल कंडीशंस जो भी दी गई हैं उसको हम फॉलो करेंगे और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। ऐसा एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि बाई चांस कोई फ्यूचर में कोई इस प्रकार के वाद विवाद होती है, लड़ाई झगड़े होती हैं किसी शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेकर के या इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर के या सैलरी को लेकर के या कमीशन को लेकर के या बहुत सारी जो अमाउंट है जो फर्म पे करती है उसको लेकर के विवाद होता है, तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है, तो उस विवाद के समय पे हम वो वहां जाकर के पेश कर सकते हैं न्यायालय में। तो ये इससे बचने के लिए एग्रीमेंट कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लॉफुल बिजनेस। ये आप जानती है कि बिजनेस हमेशा कानूनी तरीके से चलाया जा सकता है। ये नहीं है कि बिजनेस को हम मनमाने ढंग से चला रहे हैं। हर एक व्यवसाय में उसके रिलेटेड एक्ट होते हैं, औद्योगिक एक्ट होते हैं, उनको रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हम चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया शेयर प्रॉफिट। तो शेयर प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो बांटेंगे ही। अगर बांटने का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो ये कैसे पता पड़ेगा कि पार्टनरशिप है? तो पार्टनरशिप में एक इसका नेचर है, स्वाभाविक है कि वो बिजनेस में आपस में शेयर जो प्रॉफिट का होगा उसको शेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आया कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस को सभी लोग मिलकर के चलाएंगे। बिजनेस को कैसे चलाना है? एक के द्वारा, दो के द्वारा या सभी के द्वारा या किसी दो के द्वारा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। एक एजेंसी की तरह वर्क करती है, एजेंसी में एजेंट की तरह ही वर्क करती है। ये नहीं है कि फर्म में हम 3 पार्टनर से हम कभी भी पैसा कितना भी निकाल लें, नहीं। वो केवल फर्म इज द आर्टिफिशियल पर्सन। फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका सेपरेट उसका सील है। ऐसा कंपनीज एक्ट में भी उस फर्म के बारे में डेफिनेशन दिया है। ये फर्म है तो फर्म का मतलब ये नहीं कि जो भी वाद विवाद होंगे वो फर्म के नाम से होंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड कंपनी में ये पार्टनर्स काम करते हैं। ये जब भी कोई विवाद होता है तो रिलायंस लिमिटेड कंपनी के नाम से विवाद होगा, जो भी कुछ काम होगा तो रिलायंस लिमिटेड कंपनी के नाम से होगा, क्योंकि उसकी सेपरेट सील और मुद्रा है उसकी। तो इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, एजेंसी की तरह वर्क हो रहा है। एक एजेंसी में एक एजेंट के रूप में जो कार्य होता है उस तरीके से कार्य ये सभी पार्टनर्स करते हैं। तो ये तो थी बेटा डेफिनेशन को लेके मैंने बहुत अच्छे से बोला, मैं ज्यादा ही बता देता हूँ। इस चीज को आप समझ लेना कि किस तरीके से क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका ये पार्टनरशिप जो डीड दिया है, ये कल मैंने डीड को लेके भी मैंने बता दिया था। ये लाइन किसने बनाया? लाइन को हटाइए, ठीक है ना। तो इसमें ये जो डीड आ गया, तो डीड को लेकर के मैंने बात किया या पार्टनरशिप डीड क्या है। तो यहाँ पहले ये समझ लें कि पार्टनरशिप डीड का ये मीनिंग दिया है। मीनिंग क्या बोल रहा है कि द डॉक्यूमेंट्स containing the partnership agreement is writing is known as the partnership deed articles of partnership। एक पार्टनरशिप आर्टिकल्स होता है, पार्षद नियम होता है जो उसके द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सारी बातों को, पार्टनरशिप की बातों को लिखा जाता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। दिस इज द लीगल डॉक्यूमेंट्स बिटवीन द 2 or more partners। यस, सो पार्टनरशिप डीड शुड बी द कंटेंट द फॉलोइंग। यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स बहुत सारे दिए गए हैं कि पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, कैन बी रिटन डॉक्यूमेंट्स या कैन बी ओरली डॉक्यूमेंट्स। ओरली कोई नहीं मानता। ओरली मैंने मान लिया कि हम 3 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमने तीनों ने कहा कि हम इक्वली शेयर्स करेंगे प्रॉफिट को, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना भैया? इसलिए नहीं माना कि वो कहीं ना कहीं चीटिंग करने लगे, कि हमें सेल्फिश हो गए कि हमको तो आधा चाहिए, आधे से ज्यादा चाहिए।
तो इस बात के लिए जब वो सहमत नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो कल कोर्ट में कोई विवाद होता है तो ये रिटन डॉक्यूमेंट मत दिखाए जा सके, इसलिए वो सारी बातें रखी जाती हैं जो बातें यहाँ पर लिखी है। ये बातें कौन कौन सी हैं आप इनको देखें ध्यान से। कैमरा चल रहा है आपका, ये भी हो रहा है, कैमरा चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर द नेम एंड एड्रेस, सबसे पहले यहाँ पर जो पहला मैंने बताया है, क्या लिखा है बेटा, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म जहां पर होगी, जहां पर चल रही होगी, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस और उसका फर्म का नेम, जैसे जेड लिमिटेड कंपनी या मथुरा लिमिटेड कंपनी, कोई भी लिमिटेड कंपनी या जो भी कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, फर्म का भी नाम होगा और एड्रेस भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। उसमें जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और उनका एड्रेस भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म पर्पस टू डू, यानी बिजनेस किस नेचर का है ये उसमें बता दिया जाएगा, क्या काम करता है, किस चीज का प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी द कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर। जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, मैं मान के चलता हूं देयर आर 3 पार्टनर्स, वहां पर 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं और उन्होंने बिजनेस में कितना कितना अपना अमाउंट लगाया है, कितना कितना पैसा लगाया है, ये उसमें बताया जाएगा, लिखा रहेगा। उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, क्योंकि प्रत्येक पार्टनर्स को ऐसा रूल्स है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड या एक्ट कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्होंने लगाया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब उसमें 10% भी हो सकता है, 20% हो सकता है, जैसा भी कहा गया उसके अकॉर्डिंग दिया है। नेक्स्ट इज ड्राइंग। सो ड्राइंग आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ड्राइंग का मीन्स क्या है। व्हेन पार्टनर्स इन केस इन विथड्रॉ फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज, सो दिस मीन्स ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में वो पैसा निकाल लेता है, कितना पैसा निकाला है, यहाँ पे ड्राइंग ही समझे, एस यूज और करें, यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप एस यूज कर लेना। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पैसा उसने उधार निकाला है उस पर ब्याज उसको देना पड़ेगा, किसको, फर्म को। ये बात याद रख लें, यहाँ पर विथड्रॉ करता है फर्म से पैसा निकालता है कौन, पार्टनर्स निकालते हैं, और पार्टनर्स इसको विद प्रिंसिपल और विद इंटरेस्ट इनको वापस फर्म को करते हैं, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है कि वो 2:2 में बांटते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं और तीनों पार्टनर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज द रेशियो। रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, 3:3:2 भी हो सकता है, वो उन पर डिपेंड करता है कि रेशियो क्या उन्होंने तय किया है। नेक्स्ट इज सैलरी। किसी पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी। सैलरी क्या होती है आप जानते हैं, कोई पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर होता है तो उसको सैलरी दी जाती है, या ज्यादा काम करता है, उसको ज्यादा स्किल्स है, उसको नॉलेज ज्यादा है तो उसको सेपरेट सैलरी भी दिया जाता है। तो सैलरी को लेकर के जो बात किया मैंने, सैलरी उसमें दी जाएगी या पार्टनरशिप डीड में, तो पार्टनर्स को देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ गुडविल को लेके आ गया। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट्स। आप जानते हैं, सभी लोग 11th में पढ़ा होगा ये गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स जो हमको दिखती नहीं, वी कांट सी एंड टच, सो दिस मींस गुडविल। फॉर कॉपीराइट, फॉर एग्जांपल्स कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके, ये सब गुडविल के ही पार्ट है। ऐसे हम अगर बोले तो बहुत सारा गुडविल होता है, क्योंकि समय कम होने की वजह से मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, इसको लेके जब मैं बात करूं तो तुमको मालूम होता है अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। कभी कभी अकाउंटिंग पीरियड अकॉर्डिंग टू 1 अप्रैल स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी 12 मंथ ये चलता है बिजनेस। एंड अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, जो आपके कैलेंडर में होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो बिजनेस का जो पीरियड टाइम है, पीरियड ऑफ द फर्म, वो क्या है, वो इसमें पहले से ही रिटर्न कर दिया जाएगा कि बिजनेस हम अकाउंटिंग जो पीरियड है उसको हम क्या मानते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो नेक्स्ट इज मेथड रिकॉर्डिंग टू फर्म द अकाउंट्स। मेथड्स के रिकॉर्डिंग जो की जाएगी, वो कौन से मेथड्स यूज किए जाएंगे, वो सारी बातें लिख दी जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है लेखों की जांच करना। ऑडिटिंग कब कराई जाएगी, कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, ये बता दी जाएगी।
नेक्स्ट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी बिजनेस का शुरुआत होना, पार्टनरशिप का शुरुआत होना, कब पार्टनरशिप शुरुआत हुई है, कब से शुरुआत हुई है, वो डेट क्या थी, वो उसमें मेंशन होगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, हो सकता है केवल 5 इयर्स के लिए बिजनेस चलाया जा रहा है, या हमारी पार्टनरशिप 5 इयर्स की है, 5 इयर्स के बाद हमारा पार्टनरशिप हट जाएगा, ऐसा उसमें लिखा रहेगा। यूज ऑफ द डिसीजन गार्नर बनाम मोरे, ये गार्नर बनाम थे और मोरे थे, इनके बीच में कोई विवाद हुआ था, ये कोर्ट में ये केस बड़ा ही प्रचलित हुआ था, ये आगे जाकर के बीकॉम में या एमकॉम में आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा। तो उन्हीं के बारे में डिसीजंस थे जो कंपनी से संबंधित डिसीजन किए गए थे कोर्ट में, वो आज तक तो माने जाते हैं कि वो मेथड कौन से यूज किए गए थे, तो वो यहाँ यूज किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इज रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, यानी किसी पार्टनर्स का, मैं माने चलता हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या माना जाता है, उनका बांटने का रेशियो क्या है, उसमें विवाद होता है, या इसके अलावा किसी पार्टनर्स को एडमिशन देना है कि नहीं देना है, तो उसके बीच में विवाद ना हो तो ये बात पहले लिख दी जाए कि हम 3 पार्टनर है, अगर चौथा पार्टनर आ सकता है तो वो किस रेशियो पे आएगा, क्या आएगा, हम उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बहुत सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग भी बात की जा रही है कि पार्टनरशिप में एडमिशन को लेकर के कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स टू फॉलोड while setting the accounts of retirement, रिटायरमेंट जब पार्टनर्स होगा तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा, जब पार्टनर्स जाएगा तो उसको हम किस तरीके से कैश पेमेंट करेंगे, किस तरीके से लोन में देंगे अमाउंट को, अगर होगा तो नहीं होगा क्या अमाउंट देना पड़ेगा, उसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, वो सारी बातें इसमें दे दी जाएंगी। तो ये आपका लास्ट किस तरीके से होगा, सेटलमेंट किस तरीके से होगा पार्टनर्स का, वो सब बातें इसमें बता दी जाएंगी। तो ये थे आपके बहुत सारे पार्टनरशिप एक्ट में जो दिए गए थे, पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे कंपोनेंट्स लिखे थे, तो ये बातों का समावेश होगा, इसमें बहुत सारी बातें इसमें लिखी रहेंगी जो मैंने आपको पढ़ के बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका क्लियर नहीं होगा ये अकाउंट। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ने के लिए जिन बच्चों का थ्योरेटिकल बेस बहुत अच्छा होता है शुरू का फर्स्ट चैप्टर का, वो ही अच्छा अकाउंट्स में मार्क्स को ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप भले ही ऑनलाइन दे रहे हैं, लेकिन मैं पूरी मेहनत से और अपने ईमान से आपको पूरा बता पा रहा हूँ, तो इसको आप पूरा ईमानदारी से पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ रिलेटेड आया आपका, किससे रिलेटेड है बेटा, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग है कि पार्टनरशिप डीड जो दे रखी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है या होती है तो उसका पार्टनरशिप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे नो डीड के बारे में बात करेंगे। डीड का मतलब मैंने बता दिया था एग्रीमेंट, वही एग्रीमेंट कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, अब हम ये माने चलते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो क्या फर्क पड़ेगा, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, अब्सेंस है या साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नॉट प्रोवाइडेड, तो व्हाट इज इफेक्ट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होगा या क्वेश्चन में क्या इफेक्ट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोर्ड में आपका क्वेश्चन आ जाएगा 5-7 लाइनों का, आप पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन को जब करेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा, आपको जो लिखा होगा वो आप सारा कुछ कराएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उससे पहले इस बात का तय करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि इसमें पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा व्हेन कंडीशन केसेस गिवन इन क्वेश्चन नो पार्टनरशिप डीड। यस बेटा समझ गए कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, नहीं होगा, ये मैं नो में बता रहा हूँ, मैं बार बार याद दिला दे रहा हूँ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको ये चीजें अलाउड नहीं करनी है। जब नो लिखा है क्वेश्चन में लिखा रहेगा नो पार्टनरशिप डीड, स्पष्ट लिखा होगा, जो बार बार बोल रहा हूं,
अब्सेंस या नो पार्टनरशिप 100% लिखा रहेगा, तब इन चीजों को आपको अलाउड नहीं करना है। तो सेकेंड इज नो सैलरी एंड कमीशन is to be allowed any partners. Next, third is no interest on drawings is to be charged from any partners. Yes. Next is interest on loan by the partner to be allowed is 6% per annum. लेकिन यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल ये सारी चीजें आपको नहीं देनी है, लेकिन यहाँ पर अगला ये जो पॉइंट आया है, कौन सा वाला लिंक बेटा आया है, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर के। ये इंटरेस्ट ऑन लोन इफ केस इन गिवन इन क्वेश्चन प्रोवाइड पार्टनरशिप डीड or not provide the partnership deed, so no effect in the allowed of interest on loan. यानी लोन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो, बट ऑलवेज अलाउड टू पार्टनर्स बाय द फर्म 6% पर एनम। यानी ये किसको दिया जा रहा है 6%? ये 6% पार्टनर्स को दिया जा रहा है। पहले मैं समझा दूं, वहां पे ड्राइंग बताया था, ड्राइंग में क्या होता था, ड्राइंग में पार्टनर्स विथड्रॉ करता था, कैश निकालता था फर्म से, लेकिन यहाँ फर्म को दे रहा है पार्टनर्स पैसा, उधार दे रहा है, उधार पैसा दे रहा है। किसको दे रहा है? फर्म को। अभी मत कहना कि फर्म किसी दूसरे की, फर्म उसी की है। मैंने क्या कहा, फर्म इज द आर्टिफिशियल पर्सन, कोई सेपरेट पर्सन है, एजेंसी की तरह काम कर रहा है ये यहाँ पे। तो नीड होने पर, रिक्वायरमेंट होने पर कि फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए या रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल प्रोसेस होती हैं या ऑपरेटिंग प्रोसेस होती हैं, उनको रिक्वायरमेंट के लिए कैश का जरूरत पड़ता है, तो फर्म को पार्टनर्स लोन दे देते हैं, उधार पैसा दे देते हैं। जितने समय के लिए उधार पैसा दिया जाता है उतने समय का उसको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कराया जाता है कंपनी की तरफ से। लेकिन कंपनी कितना परसेंट लोन प्रोवाइड करती है? 6%। लेकिन ये कंडीशन कब मैंने बोला है कि जब नो पार्टनरशिप डीड हो तब 6%, नो पार्टनरशिप डीड हो तब 6% का है यहाँ पर। तो 6% अलाउड अलाउड अलाउड, ऑलवेज अलाउड, पार्टनरशिप डीड हो चाहे नहीं हो 6% ये फिक्स है। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो 6% नहीं है, तो जितना क्वेश्चन में दिया जाएगा 10%, 12% या 5% उसके अकॉर्डिंग रहेगा। व्हेन पार्टनरशिप डिड नॉट प्रोवाइड सो यू अलाउड ओनली 6%। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक? तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर्स आपस में इक्वली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आफ्टर चार्जिंग आउटसाइडर्स एक्सपेंसेस। सो व्हाट डू यू मीन आउटसाइडर्स चार्जेस या एक्सपेंसेस? फॉर एग्जांपल, जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, ये खर्चे ही है फर्म के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया या सैलरी दिया या कमीशन दिया या मैनेजर्स का कमीशन दिया या रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया पैसा, उसके निकालने के बाद भी फर्म ने जो अर्निंग किया है प्रॉफिट को, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बैलेंसिंग फिगर जो आता है, उस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स उसको इक्वली करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब करते हैं जब अपसेंस पार्टनरशिप डीड होता है या नो पार्टनरशिप डीड होता है। नेक्स्ट इज लास्ट इज नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म। फर्म में कोई भी पार्टनर्स एडमिट नहीं हो सकता है जब क्वेश्चन में दी गई हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। So you are understand clear this? आप समझ गए होंगे? Yes या no? Yes sir. Yes. हाँ, नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले कुछ मैं आगे और बताऊंगा, जल्दी से टॉपिक करा दूं। आज सारे बच्चे हैं जिससे कि आगे क्वेश्चन करा पाए। हम लास्ट तक बहुत आगे तक पहुंच गए थे बेटा, ये किसी ना किसी कारण बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि फिर से मुझे शुरुआत करना पड़ता है। तो आप बराबर रेडी रहिए जिससे कि मैं आगे बताता चलूं और सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकूं। अगर वही हम बार बार रिपीट करते रहेंगे तो कैसे सिलेबस फिनिश होगा? बहुत बड़ा सिलेबस है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। ये कैलकुलेशन में समझना है आपको, मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेशन में क्या होता है। पार्टनरशिप जो ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग में बता चुका था कि पार्टनर्स विथड्रॉ करता है फर्म से
फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कीप योर माइंड, ये आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। ड्राइंग मींस पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब है कि अपने स्वयं के खर्चे के लिए या घर के खर्चे के लिए उसने पैसा फर्म से निकाल लिया, वो घर का खर्च है। उसने कार खरीदी अपने लिए, घर के लिए, तो डोमेस्टिक यूज। अगर ऑफिस यूज के लिए निकाला है तो ऑफिस यूज, तो ड्राइंग का माना जाएगा जब घर के लिए कोई चीज खरीदा है और फर्म से पैसा निकाला है, ठीक है। तो ये बात थी ड्राइंग्स के बारे में। तो ड्राइंग्स में यहाँ पर हाउ मेनी फॉर्मूला ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देयर आर 11 फॉर्मूलाज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे 11 फॉर्मूलाज देखेंगे जिसमें आपको 9 फॉर्मूले में बहुत जल्दी से आपको लर्न करा दूंगा कि ये कैसे लर्न आपको करना है। तो टाइम भी यहाँ शॉर्ट हो रहा है, इस समय 3 मिनट्स के आसपास बचा हुआ है। आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ये टाइम आउट हो जाता है और जूम जो एप्स है ऑनलाइन जो आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं, अगर ये इस कारण ये बंद हो जाता है तो दोबारा अगेन मैं फिर से ऑनलाइन चालू हो जाऊंगा। आप लोग तुरंत ही उसको ज्वाइन करें, 2 मिनट के अंदर मैं तुरंत ज्वाइन हो जाऊंगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस, हाँ, सभी लोग ज्वाइन हो जाने बेटा। टाइम क्योंकि ये 30 मिनट से ज्यादा ही चलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा यहाँ, तो आप फिर से ज्वाइन हो जाना सभी लोग। हाँ, तो मैं तब तक मैं 3 फॉर्मूले करा दूं यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये 3 के ग्रुप में फॉर्मूले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 3 फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले आप देखेंगे ध्यान से कि तीनों फॉर्मूले में क्या दिया है। तो यहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये देख लें कि पहला फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग है कि व्हेन अमाउंट पार्टनर्स ने निकाला है, पार्टनर्स ने क्या निकाला बेटा, अमाउंट निकाला है, अमाउंट को विड्रॉ किया है फर्म से। लेकिन यहाँ पर कैसा अमाउंट विड्रॉ किया है उसने, यहाँ पे जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है वो फिक्स अमाउंट निकाला है। फिक्स का मतलब हर महीने 2000 निकालना या 3000 निकालना, लेकिन एक ही अमाउंट बार बार निकालना। तो फिक्स डेट भी है, अब डेट भी फिक्स हो गई भैया। डेट फिक्स क्या हो गई, वो महीने में 1 तारीख को ही निकालता है, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो महीने के शुरुआत में निकालता है। 3 बातें याद रखना है आपको, 3 बातें। इस सबसे पहले अमाउंट फिक्स होगी, डेट फिक्स होगी और बिगिनिंग होगा। ये 3 बातें हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे समझ लें कि ये फॉर्मूला कैसे हम पुटअप करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, मैंने माना कि हर महीने 2000 रुपए निकाले, तो 12 महीने में उसने कितने निकाले, 24000 निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, 10%, 12% जो भी होगा, 10/100 इंटू 6.5/12। मेन मुद्दा इसका है कि 6.5 कैसे आया, इसको आपको समझना है। मैं मान के चलता हूं कि अकाउंटिंग पीरियड जिसपे मैं पेंसिल से एरो करता जा रहा हूं, इंडिकेट करता जा रहा हूं, आप वहां पे जरूर ध्यान दें। तो मैं मान के चलता हूं कि वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल चलता है, तो 1 अप्रैल को उसने निकाला होगा, इसके बाद 1 मई को निकाला होगा, 1 जून को निकाला होगा, 1 जुलाई को निकाला होगा, सॉरी लास्ट विड्रॉ उसने 1 मार्च को किया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग उसने पैसा निकाला। अब हमने ये माना कि उसने फर्स्ट विड्रॉ करने के बाद में ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट विड्रॉ आफ्टर लेफ्ट मंथ प्लस लास्ट विड्रॉ आफ्टर लास्ट मंथ। तो फर्स्ट विड्रॉ करने के बाद में अप्रैल से लेके 31 मार्च तक काउंट कर लें, 12 मंथ हो जाएंगे। लास्ट विड्रॉ उसने कब किया होगा, 1 मार्च को, तो 1 मंथ हो गया, इसलिए 13 हो गए। इसको एवरेज पीरियड से हम निकाले, 13/2 और 6.5 आ गया, इसलिए 6.5 आया। तो सेम ऑल्सो रिगार्डिंग मिडिल ऑफ द मंथ, ये मिडिल ऑफ द मंथ का है। अभी आप ज्वाइन हो जाना, टाइम आउट होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम आउट होने वाला है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम ऑल्सो एंडिंग ऑफ द मंथ, तो एंडिंग ऑफ द मंथ में भी हमने ऐसे ही निकाला। तो ये तीनों फॉर्मूले थे। आप चाहें तो याद करने के लिए आप इसमें 0.5 कम कर सकते हैं, 0.5 कम यहाँ हुआ, 0.5 कम यहाँ हो गया, यानी 6.5 बिगिनिंग में, मिडिल में आपका हो गया 6/12 और लास्ट में एंडिंग में हो गया 5.5/12।